I'm Vidushi and you're watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be covering the 5th poem from your Beehive book, which is titled A Legend of the Northland, written by the American poetess Phoebe Cary. But before we begin with the poem and explanation of the stanzas, I would like to recommend and I would request you to do two things. First, आप हमारे चैनल को लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग अ लेक्चर वीडियो और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिस ना करें. आपके पास कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस न्यू लेक्चर वीडियोस के रिगार्डिंग आते रहेंगे. ओके, एंड द सेकंड थिंग बीइंग कि आप अपनी नोटबुक और बुक अपने साथ लेके बैठे, जिससे कि आप साथ के साथ while you are watching this video and understanding the poem आप अपने नोट्स बनाते रहें, which will be really time saving for you जब आप आगे जाके रिवाइज करेंगे और काफ़ी हैंडी प्रूफ होंगे. ओके, so let's begin with the poem. पोएम क्या है हमारी? A Legend of the Northland. लेजेंड से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट लेट्स ट्राई टू डिसाइफर द टाइटल, कि टाइटल से हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये पोएम किस बारे में है. लेजेंड इज बेसिकली an old traditional story of the Northland. Northland मतलब यहाँ पे Northland से पोइट रेफर कर रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल है हमारी अर्थ का, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारी अर्थ का, उसके जो आसपास की कंट्रीज हैं वहाँ की ये लेजेंड है, वहाँ की ये ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी है. जैसे दिस इज योर अर्थ, राइट, सो दिस इज नॉर्थ साइड अप, राइट. तो ये जो है आपका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया. ओके, तो ये जो नॉर्थ पोल है, ठीक, इसका ये जो नदर्न पार्ट है इसे जो है नॉर्थलैंड बोला गया है, राइट. अब नॉर्थलैंड में बहुत सारी कंट्रीज आती है. नॉर्थलैंड इज अ पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे. सो इट कैन belong, this particular story, this poem can belong to any of the countries that fall into the Northland area, that fall into the northern area of our earth, ठीक है, which is near the North Pole. Okay, so this is a legend. This is a legend मतलब this is an old traditional story. This poem by Phoebe is basically a ballad. What is a ballad? Ballad is a song narrating stories in short stanzas. तो बैलेड जो है वो एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी का नरेशन होता है थ्रू अ सॉन्ग, ठीक है, जो छोटे छोटे स्टैंजास की एक सॉन्ग होता है जिसके थ्रू एक स्टोरी हम पता चलती है, जिसके थ्रू जो नरेटर है, जो पोएटेस है, हमें स्टोरी बताती हैं, उसे बैलेड कहते हैं. Ballads are a part of folk culture that are passed on from one generation to next, usually orally. ठीक है, तो ये जो है एक बहुत असेंशियल पार्ट होती है किसी भी कल्चर का, किसी भी ट्रेडिशन का. फोक कल्चर, इट्स लाइक अ फोक सॉन्ग, ठीक है. बैले इज लाइक अ फोक सॉन्ग. फोक सॉन्ग मतलब लोकगीत जो होते हैं, ठीक है, जो आसपास लोकल जो सॉन्ग्स होते हैं जो बहुत प्रिवलेंट होते हैं, जिनके थ्रू आपको छोटी छोटी स्टोरीज पता चलती हैं अपने जो एरिया है उसके बारे में और उसके जो हिस्ट्री के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, जो आपको स्टोरीज पता चलती हैं थ्रू सॉन्ग्स, ठीक है. तो उस तरह की जो है बैलेड होती है, ठीक है. तो बैलेड्स आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर. ट्रेडिशनल की वो एक ट्रेडिशन का, एक फोक कल्चर का पार्ट होती है, ठीक है, जो आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, ठीक. जैसे आपने दादी नानी से सुनी, ठीक है, आपने कहानियां सुनी, आपने अपनी पुरानी बुक्स पे पढ़ा, ठीक है. यूजुअली क्या होता है कि लोकल लाइब्रेरीज जो होती हैं वहाँ भी इसके रिगार्डिंग बुक्स होती हैं, लोकल कल्चर के रिगार्डिंग बुक्स होती हैं, वहाँ भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बैलेड होती हैं, ठीक है, उनके जो ओरिजिनल ऑथर होता है, उनका जो ओरिजिनल राइटर होता है, जो ओरिजिनल ऑथर होता है, जिसने ये स्टोरी जो है सुनाई होती है सबसे पहले, उसके बारे में हमें पता नहीं होता. वो एक अननोन चीज़ रहती है इन स्टोरीज के बारे में कि हमें जो उनका ऑथर है, यूजुअली द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द स्टोरीज इज अननोन. तो जो ओरिजिनल ऑथर होते हैं ऐसी स्टोरीज के, ठीक है, ऐसी शॉर्ट स्टोरीज के, जो थ्रू सॉन्ग्स हमें पता चलती हैं, जो थ्रू सॉन्ग्स नरेट की जाती हैं, वो यूजुअली ऐसे ऑथर अननोन होते हैं. तो ये जो हमारी पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, दिस इज लाइक अ फोक सॉन्ग, इट्स लाइक अ बैलेड, इट्स indeed a ballad. I would not say like because it's actually an
Okay, so it's an old story, old traditional story of the Northland, that is the countries falling in the northern part of the earth near the North Pole. So this poem is a ballad. It's about an old lady who was cursed by Saint Peter's. Cursed मतलब श्राप देना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि ब्लेसिंग होती है, ठीक, कि आपने किसी को ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, तो उसी का ऑपोजिट होता है कर्स करना, ठीक है, कि आपने किसी को श्राप दिया कि समथिंग बैड शुड हैपन टू यू, राइट। और यूजुअली आप ऐसा तब करते हो जब आप बहुत ऐसा तब होता है, आई वुडंट से आप तब करते हो बिकॉज इट्स नॉट प्रीटी प्रेवलेंट नाउ, तो ऐसा तब होता है जब इरिटेशन होती है एक पर्सन से, ठीक है, या आप बहुत गुस्से में होते हो। तो ये जो आपकी स्टोरी है ये एक ऐसी वुमेन के बारे में है, एक ऐसी लेडी के बारे में है जिसको कर्ज किया था सेंट पीटर ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत गुस्सा दिला दिया था उस लेडी ने, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एन ओल्ड लेडी हु वाज कर्स्ड बाय सेंट पीटर एज शी हैड एंगर्ड हिम बिकॉज ऑफ अ ग्रीड। वो बहुत, ग्रीड मतलब लालच, ठीक। तो वो जो हमारी जो लेडी है वो बहुत लालची थी, ठीक है, और उस लालच की वजह से ही उन्होंने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया और उस गुस्से में आके सेंट पीटर ने उन्हें कर्ज कर दिया था, और उसी के बारे में ये स्टोरी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेंट पीटर, तो सेंट पीटर जो है ही वाज एन अपोस्टल ऑफ क्रिस, ठीक है। अपोस्टल मतलब डिसाइपल या फॉलोवर, ठीक है। तो वो टीचिंग्स देते थे क्रिश्चियनिटी के बारे में और वो फॉलोवर थे जीसस क्राइस्ट के। सो दिस वाज द जस्ट द sort of central idea of the poem that we are going to read, ठीक है। ये थीम थी जिसपे ये आपकी पोएम बेस्ड है, ठीक। तो we'll move on to the stanzas. We'll begin with the stanzas explanation. उससे पहले if you would like to copy anything, any notes that you would like to make, kindly do that. Okay, so let's begin with the first stanza. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So in the first stanza, away away in the Northland, away away जो है आपके वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और रिपीटेशन कब होती है? जब कुछ चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तब आप रिपीट करते हैं। तो अवे अवे, इस अवे अवे के रिपीटेशन से बताना चाह रहे हैं पोएट, फीबी ये बताना चाह रही हैं कि जिस जगह की ये बात है वो कितनी दूर है। अवे अवे, दूर और दूर, यू नो, जैसे आपने देखा होगा जो ये फेरी टेल्स होती हैं वो ऐसे होती है कि इन अ किंगडम फार फार अवे, राइट, कि बहुत बहुत दूर जो है एक किंगडम था। उसी तरीके से अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, कि जो हम मेन लैंड में जैसे हम रह रहे हैं वहां से दूर, बहुत दूर, इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थ पोल पे, ठीक है, कि ये अर्थ है इसके नॉर्थ पोल पे, दूर, बहुत दूर, नॉर्थ पोल के पास, इन द नॉर्थलैंड, ठीक। नॉर्थलैंड से हम क्या समझते हैं कि द रीजन नियर नॉर्थ पोल, राइट। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द थीम ऑफ द पोएम एंड वी वर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कि नॉर्थ लैंड से हमारे पोएट्स का ये मतलब है कि जो कंट्रीज हैं नॉर्थ पोल के आसपास, जैसे कि रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, अलास्का, ठीक, तो उसी किसी कंट्री के, उसी नॉर्थलैंड में जो कोई भी कंट्री है उसको ये स्टोरी बिलोंग करती है। ये शॉर्ट स्टोरी वहाँ की एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, दो वी डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट लोकेशन कि ये एग्जैक्टली किस कंट्री की स्टोरी है, राइट, बट वी डू नो कि दिस इज समवेयर अराउंड दी नॉर्थ पोल, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, उस जगह की जहाँ पे आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, तो जहाँ पे जो डे टाइम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, डे टाइम इज शॉर्ट। और डे टाइम शॉर्ट क्यों होता है? देखो, डे को आप कैसे डिटरमाइन करते हो कि दिन है? सन से, राइट, जितना देर सन रहता है टिल द पॉइंट यू कैन सी सन, यू से दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन इज डे, राइट। बट जो पोजीशन है नॉर्थ पोल की वो ऐसी है, वहाँ की कंट्रीज की जो पोजीशन है उसके आसपास की, वो जोग्राफिकली ऐसे उसका ओरिएंटेशन है कि वहाँ पे जो सन रेज है वो बहुत कम टाइम के लिए आती है, इस वजह से जो वहाँ पे डेज होते हैं उनकी ड्यूरेशन काफी छोटी होती है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो रात होती है वहाँ पे स्पेशली विंटर टाइम में वो बहुत लंबी होती हैं, ठीक, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और इतनी लंबी होती हैं कि आप पूरी रात जो है वो सोकर नहीं व्यतीत कर सकते, आप सो के पूरी रात नहीं गुजार सकते, ठीक।
यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि आप से द मोमेंट सन सेट्स, अगर आप तब भी सो जाओ, सो बाय द टाइम यू आर डन विद योर स्लीप एंड बाय द टाइम यू वेक अप, आपको ये लगेगा कि यार दिन निकल आया है, ठीक है, सन हैज अरिजन. इट वॉज अ पॉज, इसको कट कर देना. सो आपको ये लगेगा कि भाई दिन निकल आया है, ठीक है, एंड सन इज आउट, सो या वी शुड गेट अप, राइट. बट वहाँ पे इतनी लंबी रात होती है कि आप उतना लंबा ड्यूरेशन के लिए सो ही नहीं सकते. सो इवन इफ यू गो टू योर बेड in order to sleep, say late in the night, by the time you'll wake up, it will still be night. ठीक है, अगर आप लेट भी सोएंगे रात में, तभी भी आप जब अपनी नींद पूरी करके उठेंगे, रात ही आपको मिलेगी और दिन नहीं निकला होगा, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ पोल में, नॉर्थ रीजन में रात जो होती हैं और स्पेशली विंटर सीजन में बहुत लंबी होती हैं कि आप उसको सो के नहीं गुजार सकते. सो दिस वॉज योर फर्स्ट स्टैंजा बाय द पोएटेस फीबी, जहाँ पे उन्होंने हमें एक डिस्क्रिप्शन दिया है उस जगह का जहाँ की ये लेजेंड है, जहाँ का ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है जिस एरिया की, कि वो जो है नॉर्थ पोल के आसपास सिचुएटेड है और वहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन. और इतनी लंबी होती हैं, और ये आपको इंडिकेशन देने के लिए कि कितनी लंबी रातें होती हैं, पोएटिस ने आपको ये भी बताया है कि आप वो जो रात है वो सोकर नहीं गुजार सकते. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा. अब हम इसकी राइम स्कीम समझेंगे. राइम स्कीम क्या है? अगर आप लास्ट के जो वर्ड्स हैं 4 लाइन्स की उनको देखें, नॉर्थलैंड, फ्यू, विंटर, थ्रू. तो नॉर्थलैंड को हमने ए असाइन कर दिया, ठीक है. फ्यू राइम नहीं करता नॉर्थलैंड से, तो हमने फ्यू को बी असाइन कर दिया. विंटर राइम नहीं करती किसी भी जो पहले 2 वर्ड्स आए उनसे, तो उसको हमने सी असाइन कर दिया. थ्रू राइम करता है फ्यू से, सो इसकी राइम स्कीम भी बी हो गई. तो आपकी राइम स्कीम क्या होगी स्टैंजा की? ए बी सी बी. एंड यू विल नोटिस कि जो आगे के सारे स्टैंजाज हैं उसमें भी सेम राइम स्कीम जो है फीबी ने फॉलो की है, ठीक. एंड दिस इज अ लॉन्ग पोएम इन टर्म्स ऑफ स्टैंजा, 16 स्टैंजाज हैं यहाँ पे. एंड अक्रॉस द पोएम फीबी ने ए बी सी बी जो आपकी राइम स्कीम है वो फॉलो करी है. ओके. The second poetic device which has been used in the stanza is alliteration. And I'm sure आपको alliteration सबको पता होगा, बहुत ही common poetic device है that you happen to come across in every other poem that you read. तो alliteration क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द आसपास आ रहे होते हैं और उनकी बिगनिंग जो होती है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, उस पर्टिकुलर चीज़ को alliteration बोलते हैं. यहाँ पे आपकी alliteration जो है वो 4th लाइन में है, that, they, them, through, right? that, they, them, through. तो यहाँ पे जो है 4th लाइन में इन 4 वर्ड्स में द साउंड का रेपिटेशन हो रहा है और द साउंड से जो है 4 वर्ड्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं. सो alliteration in this particular stanza has been used in the 4th line, that, they, them, through. Okay? Now the third पोएटिक डिवाइस इज रेपिटेशन. रेपिटेशन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेपिटेशन हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना होता है या एम्फसाइज करना होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है. तो रेपिटेशन इज बेसिकली व्हेन अ वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू एम्फसाइज, ठीक. और यहाँ पे जो है रेपिटेशन हुई है फर्स्ट लाइन में ही विद द वेरी फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, अवे अवे. ओके. दिस वाज योर थर्ड पोएटिक डिवाइस. द फोर्थ पोएटिक डिवाइस इज एंजैबमेंट. एंजैबमेंट क्या होता है कि जब आप किसी भी पोएम में एक लाइन से दूसरी लाइन में चले जाते हो, ठीक है, बट सेंटेंस एंड नहीं होता और कोई पंक्चुएशन मार्क का भी यूज नहीं होता है, दैट कैन इंडिकेट कि यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, ठीक है. तो जब आप एक ट्रांजिशन होता है एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के यूसेज के, उस पर्टिकुलर चीज़ को एंजैबमेंट बोलते हैं, ठीक है. कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं होता, ना तो फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, नथिंग. ओके. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी थर्ड लाइन है उसमें एंजैबमेंट यूज हुआ है.
And what is enjambment? It is the continued sentences without any usage of punctuation mark to indicate stop. अब फर्स्ट में आपके कॉमा है, सेकंड में कॉमा है, थर्ड में आप देखेंगे and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. राइट तो ये जो है बेसिकली थर्ड लाइन का जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन में कैरी फॉरवर्ड कर रहा है कि रातें इतनी लंबी होती हैं कि उसको आप सो के नहीं गुजार सकते, और थर्ड लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं यूज हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली लाइन थर्ड में आपका एंजैबमेंट जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज हुआ है. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. इफ यू वांट टू कॉपी एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड काइंडली डू दैट. ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. एंड नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा. Stanza second. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. तो फीबी क्या कहती है सेकंड स्टैंजा में? Where they harness. They से इनका क्या मतलब है? They से she is referring to the people of Northland. और हमने पढ़ा था, हमने समझा था पहले कि Northland से इनका मतलब है नॉर्थ रीजन की जो कंट्रीज हैं, नॉर्थ पोल के आसपास की जो कंट्रीज हैं. तो वो बोलते हैं कि वेयर दे द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर. हार्नेस मतलब जो आपने देखा होगा जैसे बुलक कार्ट होती है, ठीक है, या हॉर्स कार्ट होती है, तो उनके जो हॉर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो रोप्स और स्ट्रैप्स लगी होती हैं जिनसे उनको अटैच किया जाता है उनकी कार्ट के साथ. ठीक है, उस चीज को harness बोलते हैं. राइट, सो बेसिकली harness is a set of straps and fittings by which an animal is fastened to a vehicle जैसे cart, sledge etc. and carried around. ठीक है, fasten मतलब tied up, तो जिससे बांधते हो आप, जिन रस्सियों से और स्ट्रैप से आप किसी भी एनिमल जैसे कि हॉर्स हो गया, ठीक है, या बुल हो गया, राइट, तो ऐसे जो एनिमल्स को आप बांधते हो जिस चीज से किसी भी कार्ट के साथ, तो उन स्ट्रैपिंग्स को, उन फिटिंग्स को, उन रोप्स को हार्नेस बोलते हैं. When they harness the swift, swift मतलब फास्ट या क्विक. ठीक, तो बोलते हैं कि जब वो where they harness की जहाँ पे, और where मतलब नॉर्थलैंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टैंजा से कंटिन्यू कर रहे हैं कि जहाँ पे जो नॉर्थलैंड के लोग हैं वो रेनडियर जो होता है जो बहुत तेज होता है. रेनडियर इज बेसिकली रेनडियर इज अ स्पीशीज ऑफ डियर. ठीक है, एक डियर ही होता है, एक तरह का डियर होता है वो, जो आर्कटिक रीजन में, जो आपका नॉर्थ पोल रीजन है उसके आसपास और माउंटेन्स में पाया जाता है. तो वो जब उसको हार्नेस करते हैं टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, तो जब बर्फ पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली हम पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस होती हैं नॉर्थलैंड में, तो जब वहाँ पे बर्फ पड़ती है तो जो रेनडियर होता है उसको बांधते हैं स्लेजेस से. स्लेजेस आर कार्ट्स दैट आर यूज्ड टू कैरी अराउंड स्टफ ऑन द स्नोई एरियाज. ठीक है, तो जो बर्फबारी जहाँ पे होती है, ठीक है, इट्स अ कार्ट टू कैरी लोड. ठीक है, जहाँ जिससे आप सामान लेके जाते हो, सामान कैरी करते हो इन स्नोई रीजन्स. ठीक है, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, वहाँ ऐसे रीजन्स में जो व्हीकल यूज होता है उसे स्लेज बोलते हैं. कैसे होता है आपने, आई एम श्योर आपने देखा, कार्टून्स में बहुत देखा होगा. ठीक, ऐसे उसके नीचे जो है स्मूथ मेटल के स्ट्रैप्स ही होती हैं, राइट, और इसके ऊपर एक कार्ट होती है, ठीक, जो उसमें बैठने का होता है, राइट. तो ये आपका स्लेज हो गया, और इससे आगे फिर आप आगे इसमें आप टाई कर देते हो. डॉग स्लेज भी होती है अगर आपने देखा होगा. ठीक है, उस तरीके से जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पे रेनडियर पाए जाते हैं, माउंटेन्स में रेनडियर पाए जाते हैं, जहाँ पे स्नो होती है तो वो रेनडियर को टाई करते हैं, हार्नेस करते हैं स्लेज से. ठीक है, उसको यूज करते हैं व्हेन इट स्नोज. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स. बेयर्स कब्स मतलब बेयर के बच्चे. ठीक है, तो यहाँ पे फीबी बोलती हैं कि, और वहाँ पे जो है जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चों की तरह लगते हैं, बिकॉज दे वियर फनी फरी क्लोथ्स. कि अपने फनी फरी क्लोथ्स में, फरी क्या मतलब, फरी से हम समझते हैं वो क्लोथ्स
जो फर के बने होते हैं। बियर भी दिखने में ऐसे ही होता है, राइट, बहुत हेयरी होते हैं बियर, ठीक है, और बहुत ही मुशी से क्यूट से होते हैं और फर होता है उनमें, राइट, वो भी बहुत फनी क्रिएचर्स होते हैं। तो उसी तरीके से बच्चे जो है वहाँ पे लगते हैं, वो बियर के बच्चों की तरह लगते हैं, बिकॉज दे आर वेयरिंग फनी फरी क्लोथ, दे आर वेयरिंग दोज हेवीली फर्ड क्लोथ बिकॉज एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस है एंड दे नीड एज मेनी लेयर्स एज दे कैन टू कवर अप, ठीक। और फनी इसलिए बिकॉज उसमें फरी होता है एक तो, और ऊपर से उनकी जो कैप्स वगैरह होती हैं वो अटैच होती हैं, जैसे आपकी स्वेट शर्ट्स में हुड्स होती हैं, राइट, तो वो उससे कवर करके रखते हैं, तो वो टोटली कवर्ड होते हैं फर में, ठीक है, जो फनी लगता है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट स्टैंजा, सॉरी सेकेंड स्टैंजा, सो दिस वॉज योर सेकेंड स्टैंजा। और इसमें हमने समझा कि वहाँ पे लोग कैसे जीवन जो है व्यतीत करते हैं, हाउ पीपल लिव देयर लाइव्स इन द नॉर्थ लैंड। फर्स्ट स्टैंजा में हमने समझा था कि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, ठीक है, और वो रीजन जो है किस तरह का ओवरव्यू हमें देता है। सेकेंड स्टैंजा में अगर राइम स्कीम देखें तो राइम स्कीम इसकी सेम है एज दैट ऑफ फर्स्ट स्टैंजा, विच इज ए बी सी बी, बिकॉज रेनडियर स्नोज कब्स एंड क्लोज, और क्लोज और स्नोज जो है वो राइम करता है, ठीक। और जो सेकेंड पोएटिक डिवाइस जो उसमें यूज किया गया है दैट इज एलिट्रेशन। एंड एलिट्रेशन कहाँ पे है, एक्चुअली 3 प्लेसेस पे एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है। एक तो फर्स्ट लाइन में द एंड दे, तो दे एंड द में टीएच साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक, ये आपकी फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन है सेकंड स्टैंजा में। देन थर्ड लाइन में लुक लाइक, यहाँ पे एल साउंड जो है आपका रिपीट हो रहा है, सो दिस इज सेकंड इन एलिट्रेशन इन सेकंड स्टैंजा। एंड देन फोर्थ लाइन में फनी फरी, तो ये आपका एफ साउंड रिपीट हो रहा है, और ये है थर्ड एलिट्रेशन इन सेकंड स्टैंजा। तो एलिट्रेशन जो है 3 जगह पे यूज हुई है यहाँ पे, दे द लाइन 1, देन लुक लाइक एंड फनी फरी। एंजैम्पमेंट जो है थर्ड पोएटिक डिवाइस है जो स्टैंजा में यूज हुई है, और वो आपकी फर्स्ट सेकंड लाइन में है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन है वो कंटिन्यू कर जाती है सेकंड लाइन में, और फर्स्ट लाइन एंड नहीं हो रही है किसी पंक्चुएशन मार्क से। सिमिलरली जो आपकी थर्ड और फोर्थ लाइन है उसमें भी एंजैम्पमेंट है। कैसे, जो आपकी थर्ड लाइन है वो कंटिन्यू कर जाती है फोर्थ लाइन में, और वो सेंटेंस जो है फोर्थ लाइन में जाके पूरा होता है, एंड दैट्स द रीजन कि आपकी थर्ड लाइन एंड नहीं हो रही है किसी भी पंक्चुएशन मार्क से, बिकॉज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक bears cubs in their funny, तो in their funny is basically the continuation of the sentence which has been started in the third line and continued to the fourth line, and the reason कि जो आपकी थर्ड लाइन है वो किसी भी पंक्चुएशन मार्क से एंड नहीं हो रही है, there is no punctuation mark in the end, no full stop, comma, colon or semicolon, etc. So enjambment has been used at 2 places, okay, line 1 and 2 and 3 and 4. The fourth poetic device and the last one in the stanza is simile. सिमिली क्या होता है, जैसे मेटाफर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, सिमिली इज ए डायरेक्ट कंपैरिजन, जहाँ पे आप 2 चीज़ों को कंपेयर करते हो सीधा सीधा बताते हुए कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक एज या लाइक, ठीक, कि एज गुड एज दिस या यू आर लाइक दैट। तो आप जो वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो क्लियरली बताते हैं कि आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो जब उन वर्ड्स का यूसेज होकर कंपैरिजन होता है उस पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइस को सिमिली कहते हैं। और यहाँ पे सिमिली जो है आपका कहाँ पे यूज हुआ है, थर्ड लाइन में। कैसे, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, तो चिल्ड्रन लुक लाइक, तो वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो दिखते हैं भालू के बच्चों की तरह, ठीक। सो इन द थर्ड लाइन द चिल्ड्रन हैव बीन डायरेक्टली कंपेयर्ड टू बियर्स कब्स एंड हेंस सिमिली हैज बीन यूज्ड। सो दिस वाज द सेकंड स्टैंजा। आपको कुछ नोट करना है बोर्ड से तो आप नोट कर लीजिए, आई स्टेप असाइड एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So now reading the third stanza. They tell them a curious story. I don't believe it is true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They tell them. They से वो क्या किसको रेफर कर रहे हैं, एल्डर्स ऑफ नॉर्थलैंड। ठीक है,
दे से वो रेफर कर रहे हैं एल्डर्स ऑफ नॉर्थलैंड को, और देम से वो रेफर कर रहे हैं चिल्ड्रन को। उन्हीं चिल्ड्रन को फीबी रेफर कर रही हैं जिनके बारे में उन्होंने सेकंड स्टैंजा में कहा था कि चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, कि वो वही बच्चे हैं ये जो भालू के बच्चों की तरह लगते हैं। ठीक है, तो दे टेल देम, तो जो एल्डर्स हैं नॉर्थलैंड के, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या बड़े लोग हैं, ठीक है, वो बच्चों को बताते हैं अ क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस मतलब अनोखी, मतलब नॉट यूजुअल, ठीक है, अनयूजुअल, अनयूजुअल या फिर स्ट्रेंज बट इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक अजीब सी स्टोरी बट इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं बच्चों को। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। अब यहाँ पे जो पोएटेस है फीबी, वो कहती है कि जो मुझे नहीं लगती कि वो ट्रू है, इट इज बेसिकली एन ओल्ड पोएटिक वे टू राइट द वर्ड इट इज। ठीक, तो बोलती है मुझे को नहीं लगती कि वो जो स्टोरी है, आई डो नॉट बिलीव दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी, एंड येट, बट फिर भी यू मे लर्न अ लेसन। यू मतलब रीडर्स, जो हम और आप लोग हैं। ठीक है, जो हम और आप लोग हैं उनसे फीबी कहती है कि ये जो स्टोरी है जो बच्चों को बताते हैं नॉर्थलैंड के एल्डर्स, मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी ट्रू है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आप लोग रीडर्स जो हैं, हम लोग भी एक लेसन लर्न कर सकते हैं उस स्टोरी से, हम भी कुछ सीख सकते हैं उस स्टोरी से, बिकॉज वो स्टोरी एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। इफ आई टेल द टेल टू यू, टेल मतलब स्टोरी, स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी या नैरेटिव। ठीक, तो वो फीबी जो है वो लास्ट 2 लाइन्स ऑफ थर्ड स्टैंजा की में यही बोलती हैं कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी जो है सच है ना, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग भी उस चीज से, उस स्टोरी से कुछ सीख सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। सो दिस वाज द थर्ड स्टैंजा ऑफ योर पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक, इसकी अगर हम राइम स्कीम देखेंगे तो इट्स सेम एज द वन दैट हैज बीन इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा, व्हिच इज ए बी एंड सी बी, बिकॉज ट्रू राइम्स विद यू एंड स्टोरी एंड लेसन डू नॉट राइम। ठीक, तो राइम स्कीम इज ए बी सी बी। द नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस यूज्ड इन द स्टैंजा इज एलिट्रेशन, जो एक्चुअली में 4 प्लेसेस पे यूज हुआ है, 4 इंस्टेंसेस हैं इस स्टैंजा में एलिट्रेशन के। पहला है वो तो यही है दे देम, जहाँ पे जो द का साउंड है वो रिपीट हो रहा है। सेकेंड इज इन द थर्ड लाइन येट यू, जहाँ पे वाई यो का साउंड रिपीट हो रहा है। एंड इसी में जो है थर्ड इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन भी है लर्न लेसन, जहाँ पे ल एल साउंड रिपीट हो रहा है। फोर्थ इंस्टेंस जो है एलिट्रेशन का आपके थर्ड स्टैंजा में, इट्स इन द फोर्थ लाइन, विच इज टेल टेल टू। ठीक है, टेल टेल टू यू, टेल द टेल टू यू, टेल टेल, तो ये टो टी साउंड रिपीट हो रहा है। तो एलिट्रेशन जो है आपके थर्ड स्टैंजा में वो 4 प्लेसेस पे यूज हुई है। द थर्ड एंड द लास्ट पोएट्री डिवाइस यूज्ड इन द स्टैंजा इज एंजाम्बमेंट। एंजाम्बमेंट हमने जैसे पहले भी समझा था कि कॉन्टिन्यूएशन जब होता है एक सेंटेंस का एक सेंटेंस का 2 लाइन में, एक लाइन से दूसरी लाइन में एक सेंटेंस कंटिन्यू कर जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन किसी पंक्चुएशन मार्क के साथ एंड नहीं हो रही है, और वो जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू कर रहा है आपकी फोर्थ लाइन में भी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, तो ये सेंटेंस जो थर्ड लाइन में स्टार्ट होता है ये फोर्थ लाइन में जाके खत्म होता है। एंड दैट्स द रीजन कि थर्ड लाइन किसी भी पंक्चुएशन मार्क से एंड नहीं हो रही है, एंड देयरफॉर एंजाम्बमेंट पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड हियर। ओके, सो विद दिस, with the third stanza, we wrap our first part of the poem, A Legend of the Northland, which is written by American poetess Phoebe. Okay, आगे के stanzas के explanation के लिए please see our next video, the next part of this particular lecture. ठीक, I hope you were able to understand this part and the stanzas and theme we have discussed here. अगर आपको अच्छी लगी और आपको समझ आई हो, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग एवरी न्यू लेक्चर आता रहे और आप कुछ चीज मिस ना कर जाए। ओके, सो टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।